दोस्तों, आज की कहानी इंस्टाग्राम पर एक भाई ने शेयर की है। नारान की खूबसूरत वादियों में अपनी बीती एक खूबसूरत मोहब्बत की कहानी वो आप सबसे शेयर करना चाहते हैं। लिहाजा मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी कहानी आप सबसे शेयर की जाए। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। नारान की वादी, जहां दरिया की रवानी में और पहाड़ों की बुलंदी में एक खामोशी बसती है, जिस खामोशी में दिलों का सुकून और बेचैनी के लिए राहत बसती है। इस वादी का हुस्न अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है, जहां हर तरफ सब्जा और फूलों की खुशबू हवा में रची बसी होती है। इस वादी में करीब एक ही स्कूल था, जो कुदरती हुस्न के दरमियान इल्म का दीप जलाए रखता था। स्कूल के इर्द गिर्द बहते दरिया की मौसीकी और परिंदों की चहचहाहट एक ख्वाबनाक माहौल पैदा करती थी। यहाँ की हवा में एक अजब ताजगी थी, जो दिलों को जिंदा करती थी। वादी के चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ थे, जो मौसम की तब्दीली के साथ अपना रंग बदलते रहते थे। उस स्कूल में बतौर उस्ताद मुझे अपनी खिदमत अंजाम देने का मौका मिला। मैं अपनी मोहब्बत और मेहनत से बच्चों को तालीम दे रहा था। सबकी नज़र में मैं एक दिलकश और बावकार शख्सियत का मालिक था। मेरी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। ना सिर्फ एक बेहतरीन उस्ताद था, बल्कि एक अच्छा इंसान भी था, जो दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहता था। तुलबा बहुत इज्जत करते थे और मैं उनके दिलों में एक ख़ास मुकाम रखता था। दरअसल मेरे पढ़ाने का अंदाज बहुत मुनफरिद था। मैं बच्चों को किताबों के साथ साथ जिंदगी की हकीकतों से भी रोशनास करवाता था। मेरा ख्याल था कि जिंदगी एक सफ़र है, जिसमें हर लम्हा एक सबक है। उस सबक में ही जिंदगी गुजारने का राज मुज़मिर है। यही वजह थी कि मैं बच्चों को जिंदगी के हकाइक से रोशनास करवाता रहता था। मेरा ख्याल था कि जिंदगी का मकसद है रोशनी की तलाश, वो रोशनी जो इल्म, मोहब्बत और हकीकत की शक्ल में हमारे दिलों को मुनव्वर करती है। मुझे इसी वजह से ये शेर भी बहुत पसंद था कि यार अब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। शोग्रान हिल स्टेशन मेरी एक पसंदीदा जगह थी। मैं स्कूल के औकात कार से फारिग होकर यहाँ आ जाया करता। मुझे कुदरती खूबसूरती और मौसम के पुरसुकून मनाजिर बहुत लुभाते थे। यहाँ आकर पहले कुदरत के मनाजिर और मौसम की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होता और उसके बाद कुछ देर किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो जाता। किताबें मेरी बेहतरीन साथी थीं। मुझे ज़्यादा दोस्त या लोगों का हुजूम पसंद न था। मैं तन्हाई में किताब के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार सकता था, और ऐसा मैं एक अरसे से करता आ रहा था। किताबें मुझे जहाँ कुछ ना कुछ सबक देती थीं, वहीं मेरे गम भी बांट लिया करती थीं। मेरा ख्याल था कि किताबें एक वक्त में हमें सिखाती भी हैं और साथ ही दिल का बोझ भी हल्का कर देती हैं। कभी आंखें किताब में गुम हैं, कभी गुम है किताब आंखों में। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने मुझे बताया कि उनके एक दोस्त जनाब फारूक अपनी फैमिली के साथ नारान आ रहे हैं। अगरचे वो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुअज़्ज़ज़ कारोबारी शख्सियत थे, मगर नारान में भी उनका एक घर था, जहां वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए चंद माह आकर रहा करते थे। प्रिंसिपल साहब ने बताया कि वो आज स्कूल का दौरा करने आ रहे हैं। मैंने उनकी बात सुनी और वापस कमरे जमात में जाकर अपने काम में मशगूल हो गया। कुछ देर बाद जमात के दरवाजे पर दस्तक हुई। मुड़कर देखा तो प्रिंसिपल साहब, फारूक साहब, उनकी बेटी नायाब और अपनी ज़ौजा के हमरा दरवाजे पर मौजूद थे। मैंने एहतरामन उनको अंदर आने का कहा।
नायाब ने जब पहली बार मुझे देखा तो मेरी शख्सियत व अंदाज से मुतासिर हुई। फारूक साहब ने जमात में मौजूद तुलबा से पूछा कि आप में बड़ा आदमी कौन बनना चाहता है। जमात में से एक काबिल बच्चा खड़ा हुआ और जवाब दिया, जनाब, हमारे उस्ताद साहब कहते हैं कि बड़ा आदमी नहीं बनना, क्योंकि वो सिर्फ खुद के लिए बड़ा होता है। हमें अच्छा आदमी बनना है, क्योंकि वो पूरे मुल्क और मुआशरे के लिए अच्छा होता है। बच्चे का ये जवाब सुनकर जनाब फारूक और प्रिंसिपल साहब मुझे दाद देने पर मजबूर हो गए और फारूक साहब ने उस तालिब इल्म को 1000 रुपए इनाम भी दिया और कहने लगे, बेशक ये आप ही की तरबियत का नतीजा है। नायाब ने भी बात में हिस्सा डालते हुए कहा, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत मुनफरिद है। मैंने जवाब दिया, शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को जिंदगी की हकीकतों से रोशनास करवा सकूं। मैंने गौर किया कि नायाब मुझे काफी देर से देख रही थी। मेरी बातें भी शायद उसके दिल को छू जाने वाली थी और मैं महसूस कर रहा था कि नायाब की निगाहें मुसलसल मुझ पर हैं। वो मुझसे बात करने के बहाने से कोई ना कोई बात पूछते और मैं उसकी बात का जवाब देता। यूं ही बातचीत हुई। फारूक साहब और ख़ास तौर पर नायाब मुझसे बहुत मुतासिर हुई। वैसे भी मैंने पढ़ रखा था, इंसान की आधी खूबसूरती अल्फाज और आधी किरदार में होती है। इस लिहाज से नायाब मेरे अल्फाज भी सुन रही थी और बच्चे के जवाब से किरदार भी जान गई थी। बहरहाल मैं छुट्टी के बाद ऑफिस की जानिब गया तो दूर से ये देखकर वापस पलट गया कि प्रिंसिपल साहब के साथ वो सब वहीं मौजूद थे। मैं वापस मुड़ा के पीछे से आवाज आई, आ जाओ नौजवान, अंदर आ जाओ, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आओ हमारे साथ आकर बैठो, आओ खाना खाओ। मुझे मुनासिब ना लगा तो मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, सर बहुत शुक्रिया, आप लोग तनावुल करें, मैं घर जाकर खा लूंगा। साथ ही दूसरी आवाज नायाब की अम्मी की थी, अरे नहीं बेटा, मना नहीं करो, आओ बैठो, खाना खाते हैं। मजीद इनकार मुझे अच्छा ना लगा तो आखिर बैठ ही गया। नायाब थी कि उसका ध्यान मुसलसल मुझ पर ही था। खाने के बाद प्रिंसिपल साहब ने बताया कि नायाब कल से कुछ दिन मेरी जमात में बैठा करेगी। मैं हैरान तो हुआ लेकिन कुछ ना बोला। वहां से फारिग होकर मैं मामूल के मुताबिक शोग्रान गया। आज मौसम भी काफी खुशगवार था। हल्के हल्के बादल बर्फ के गोलों के मानित छाए हुए थे। ठंडी हवा की लहरें चेहरे को छूते हुए गुजर रही थीं। कुछ देर बाद हल्की हल्की बूंदाबारी शुरू हो गई। मौसम मजीद हसीन हो गया। आज मौसम वाकई कुछ अलग था। ऐसा महसूस होता था जैसे मौसम की अदाएं रक्स कर रही हों और साथ ही ठंडी हवा की सरसराहट मौसीकी नुमा मालूम होती थी। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था। इस तरह बरसात का मौसम कभी आया ना था। कुछ देर उस कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज होने के बाद मैं किताब पढ़ने में मशगूल हुआ ही था कि पीछे से आवाज आई, अरे बेटा तुम यहां? मैंने कहा, जी अंकल, मैं तो रोजाना यहां आता हूं। निगाहों की दूसरी जानिब जनाब फारूक और नायाब खड़े थे। नायाब भी मुझे देखकर खासी मुतमईन दिखाई दे रही थी, जैसे बच्चे को कोई मनपसंद खिलौना मिल गया हो। हम वहां बैठे कुछ देर बातें करने के बाद जब वो जाने लगे तो नायाब ने मुझसे कहा कि मुझे अपना नंबर दे दे, हम दोनों एक साथ ही आया करेंगे। मैंने दे दिया, लेकिन मुझे उसके अंदाज में ऐसा लगा जैसे वो काफी देर से इसके इंतजार में थे। हम दोनों शोग्रान के खूबसूरत हिल स्टेशन पर मिलते थे। वहां की खूबसूरती और मेरी बातें
नायाब के दिल को बहुत भा गई। नायाब भी उस जगह को मेरी तरह बहुत पसंद किया करती थी। उसके अल्फाज मुझे आज भी याद हैं। वो कहा करती थी कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, यहाँ की हवा में एक अजब सुकून है। अब हम रोज मिला करते थे। एक दिन शुगरान की एक खूबसूरत शाम को नायाब ने मुझसे पूछा, क्या आपका कोई दोस्त नहीं है? मैंने मुस्कुराकर कहा, है ना, ये किताबें मेरी बेहतरीन दोस्त हैं। इसके अलावा? मैंने कहा, मेरी 3 साल की भांजी है, वो भी मेरी अच्छी दोस्त है। नायाब जरा सा मुस्कुराई, जैसे कि वो इस बचकाना जवाब की उम्मीद न रखती हो, और बोली, ठीक है, लेकिन आपको किसी समझदार दोस्त की जरूरत है, और आज से मैं आपकी दोस्त हूं। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद से हमारी बातचीत मजीद शुरू हो गई। हम रोजाना बात किया करते। यूं हमारी बात होती रही कि नायाब ने मुझे पहला शेर भेजा और कहा कि ये खास आपके लिए है। वो शेर यूं था कि काश तू चांद में सितारा होता, आसमान में आशियाना सिर्फ हमारा होता। लोग तुझे दूर से देखते, नजदीक से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। मैंने नायाब से कहा, हमारी दोस्ती की कितनी गारंटी है? उसने जवाब दिया, जिंदगी भर। उसके अल्फाज में नर्म दिली और मोहब्बत का उन्सुर नुमाया था, और उसके अल्फाज भी मुखलिसी से भरपूर थे। मुझे लगा कि कोई अच्छा दोस्त मिल ही गया, क्योंकि वो बहुत यकीन से ऐसा कह रही थी। यूं ही वक्त गुजरता गया। हम मिलते थे, शाम को सहरो तफरी किया करते, पहाड़ों की सैर को जाया करते। कभी फारूक साहब मुझे खाने पर बुला लेते। वहां भी हमारी काफी देर बातचीत चलती रहती। दोस्ती काफी गहरी हो गई। हम ढेरों बातें करते, लेकिन कभी हमें एहसास भी ना हुआ कि कितना वक्त गुजर गया है। इस बार 1 महीना नारान में गुजारने के बाद नायाब अपनी फैमिली के साथ वापस जा रही थी, और हम दोनों बहुत उदास थे। मैं ज्यादा तो कुछ कह ना पाया, मगर ये कहकर उसको अल्लाह हाफिज कहा कि जल्द वापस आना। उसने भी उदासी में हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर। कराची जाकर भी हमारी रोजाना बात हुआ करती थी, और हम एक दूसरे की सोहबत में बहुत खुश भी थे कि इस दौरान हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। एहसास ही ना हुआ कि कब ये मुलाकातें मोहब्बत में बदल गई थीं। मैं और नायाब दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मैंने सिर्फ उससे दोस्ती की थी, लेकिन मोहब्बत, वो तो मेरे इख्तियार में नहीं थी। शायद ऐसा था कि नायाब की मोहब्बत ने मुझे अपनी तरफ खींचा, और मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता गया। इस बार वो दिसंबर के महीने में नारान आए। नारान में उन दिनों बर्फबारी हो रही थी। मैं भी बहुत खुश था। एक दिन हम पहाड़ों पर बर्फबारी देखने गए, तो मैंने नायाब को प्रपोज किया। वो बहुत खुश हुई और बोली, मैं भी यही चाहती हूँ। उस दिन से हम साथ रहने लगे। एक ही रंग के कपड़े पहना करते, हम पहाड़ों पर बर्फबारी देखने जाते, और ठंडे मौसम में गर्म चाय और मोहब्बत के खुशगवार लम्हात से खूब लुत्फ अंदोज होते। कितना फर्क आ गया था ना जिंदगी में, कि जहां मेरी जिंदगी में कोई दोस्त ना था, आज वहां मैं नायाब की मोहब्बत में कुदरत के हुस्न से मुतासिर होता था। वो मेरे कंधे पर सर रखकर ढेरों बातें किया करती। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। कोई एक नाराज होता तो दूसरा मना लेता। फारूक साहब और सब लोग मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझने लगे। इसी तरह 3 साल गुजर गए। जिंदगी बहुत हसीन हो गई थी। इस बार वो 1 साल बाद नारान आए।
नायाब मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लाए। एक बार उसकी सालगिरह पर मैंने उसको तोहफा दिया। उसने बहुत पसंद किया। मैंने एक दिन उसे कहा, तुमने कभी मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मुझसे कुछ भी मांग लो। वो बोली, मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। एक ये कि मुझसे कभी नाराज ना होना, और बाकी 2 कराची जाकर बताऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैंने वादा कर लिया कि मैं कभी भी उससे नाराज नहीं होऊंगा। इस बार नायाब की फैमिली को 10 दिन बाद अचानक कराची जाना पड़ा। नायाब ने हमेशा की तरह मुझसे कहा कि हम राब्ते में रहेंगे। इस बार मैं जनाब फारूक को अलविदा कहने के बाद घर आकर बहुत रोया। आज मुझे लगा मेरी रूह मुझसे जुदा हो गई है। मुझे नायाब की बहुत आदत हो गई थी। मैं उससे अलग रहने का सोच भी नहीं सकता था। उस पर मजीद ये कि इस बार कराची जाने के बाद नायाब का कोई मैसेज ना आया। तब से आज तक उसका नंबर मुसलसल बंद है और मैं बहुत घबराया हुआ हूं, बहुत परेशान हूं। ना जाने उसके साथ क्या हुआ है, वो कहाँ है, वो कैसी है, क्यों उसकी मुझसे बात नहीं हो रही, क्यों वो मुझसे इस कदर दूर है। मैं दिन रात नायाब का इंतजार करता हूं, मगर नायाब का कुछ पता नहीं। उसने आखिरी बार मुझे ये शेर भेजा, हक देकर मुझे अपनी नायाब मोहब्बत का, आपने मुझे हसीन बना रखा है। मैं उसकी मोहब्बत में पागल हो गया हूं। मैं हर जगह उसको ढूंढने की कोशिश करता, मगर उसकी कोई खबर नहीं मिलती। मैंने अपना तालीम देने का सिलसिला जारी रखा, मगर मेरा दिल हमेशा के लिए नायाब के लिए तड़पता ही रहता है। मैं उदासी में इस शेर को बार बार दोहराया करता था। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। मैं नायाब के मिलने का इंतजार करता रहा और उस दिन का इंतजार करने लगा जब हम दोबारा मिलेंगे। इस दौरान मेरे दिल में बेशुमार सवालात जमा हो गए थे कि क्या नायाब वाकई वापस आएगी? क्या मैं उसको दोबारा मिल सकूंगा? क्या मैं उसके बगैर जिंदा रह पाऊंगा? अगर मर गया तो नायाब को इसकी खबर होगी। अगर हुई तो क्या वो मुझे आखिरी बार मिलने आएगी? अगर मिलने भी आई तो क्या उस वक्त मैं उसको देख सकूंगा? क्या मैं उसको मिल सकूंगा? ये तमाम सवालात मुझे उसकी मोहब्बत में तड़पा कर रख देते हैं। मैं हर वक्त इस हालत में हूं कि तलाशे मोहब्बत में दिल है बेकरार। कहाँ हो तुम ऐ मेरे दिलदार? मैं अक्सर दरिया किनारे बैठता हूं, जहां मैं और नायाब अक्सर मिला करते थे। मैं दरिया की लहरों को देखकर अपनी मोहब्बत की यादों को याद करता हूं। मेरे दिल में एक गहरा दर्द है जो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। मैं वहां जाकर अक्सर सोचता हूं, नायाब कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत याद नहीं आती? तुम कैसे मेरे बगैर जिंदा हो? मैंने अपने दिल में उम्मीद को जिंदा रखा हुआ है, मगर हकीकत यह है कि नायाब का कोई अता पता नहीं है। मेरी जिंदगी मोहब्बत के इंतजार में गुजर रही है। मेरी तन्हाई के लम्हात बहुत दर्दनाक हैं। मैं अक्सर शोग्रान हिल स्टेशन जाता हूँ और शाम को दरिया किनारे जाकर बैठता हूँ और नायाब के साथ गुजारे लम्हों को याद करता हूँ। मैं हर उस जगह जाता हूँ जहां हम दोनों मिला करते थे और नायाब की मौजूदगी को महसूस करता हूँ। हर गली हर मोड़ पर तेरी यादें हैं बसी।
दिल ये चाहता है कि तू लौट आ मेरी हंसी। मेरा इंतजार तवील होता गया। हर गुजरते दिन के साथ मेरी उम्मीद और मोहब्बत मजबूत होती गई। दिन महीनों में बदलते रहे और मेरी मोहब्बत का इम्तिहान जारी रहा। मैं अंदर से बहुत टूट चुका हूं। मैं उसके इंतजार में पागल हो गया हूं, एक मुकम्मल पागल, जिसको देखकर घर वाले भी पूछते हैं, तुम्हारी ये हालत क्यों है? क्या तुम नशा करते हो? अब इस नशे को तो फकत मैं ही जानता हूं। ये इंसान का नशा है, ये मोहब्बत का नशा है। ये ऐसा नशा है कि जिसका इलाज नायाब के सिवा कुछ नहीं। मेरी दोस्त मुझसे बिछड़ गई। क्यों की थी उसने मुझसे दोस्ती? क्यों की थी मुझसे मोहब्बत? आज 5 माह गुजर चुके हैं कि नायाब की कोई खबर नहीं है। मैं एक जहनी मरीज बनकर रह गया हूं। मुझे जिंदगी में कुछ भी नहीं अच्छा लगता। किसी चीज में मेरा दिल ही नहीं लगता और मैं आज तक उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं दुआ गो हूं कि वो आए और मुझसे मिले, मेरे पास हो, मैं उसके साथ हूं। मैं उससे नाराज नहीं, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि कभी उससे नाराज नहीं होगा। मेरी जिंदगी मोहब्बत के इंतजार में गुजर रही है और मैं इस उम्मीद में हूं कि एक दिन नायाब वापस आएगी, मुझसे आकर मिलेगी, उसी मोहब्बत से मिलेगी जिसमें मुझे छोड़कर गई है। आ तो बताऊं तुझको, वक्त तो मुझ पर कठिन गुजरे हैं, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। दोस्तों, ये थी एक बिछड़ी मोहब्बत की कहानी जो नारान की हसीन वादियों में पैदा हुई और मुकम्मल होने के लिए अब तक इंतजार में है। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। अगर आप अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें।